हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अर्थशास्त्र की यहाँ पे पाठ्य योजना, जिसकी अगर कक्षा की बात की जाए तो क्लास 10th के लिए है। तो वैसे अर्थशास्त्र की जो पाठ्य योजनाएँ होती हैं वो क्लास 9 से स्टार्ट ही होती हैं। तो यहाँ पे अगर आपके कॉलेज में कहते हैं 6, 7, 8 के लिए पाठ्य योजना बनाने के लिए अर्थशास्त्र विषय का, तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आप बनाएं ही, आप कक्षा 9, 10 की पाठ्य योजना 6, 7, 8 में पढ़ा दीजिए, क्योंकि क्लास 6, 7, 8 में वैसे भी अर्थशास्त्र नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कन्फ्यूज मत होइएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे, आप लोगों को लाभ मिले इस वीडियो से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने चैनल रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे एक बेल आइकन आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो अब देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पे देखिए पाठ्य योजना संख्या जैसे लिखा गया 30, उसी तरीके से आपको जिस पेज से पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करेंगे उसके बीचों बीच इस तरीके से पाठ्य योजना संख्या लिखना है। उसके बाद विद्यालय का नाम लिखना है जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। दिनांक लिखना होता है, कक्षा 10वीं है, वर्ग है अ, कक्षा 10वीं के सेक्शन ए में यानी वर्ग अ में जाएंगे पढ़ाने के लिए। आप जिस वर्ग में जाएंगे उसका नाम लिखिएगा। विषय अर्थशास्त्र का है, उप विषय यहाँ पे कुछ भी नहीं है, खाली छोड़ देना है। कालांश लिखना है, कालांश यहाँ पे जैसे देखिए लिखा गया द्वितीय, यानी कि सेकंड पीरियड में आप जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ाने। आप जिस पीरियड में जाएंगे उसका नाम लिखना है यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जिस भी पीरियड में जाएंगे उसको यहाँ पे लिखिएगा। कालांश को ही काफ़ी कॉलेजेस में चक्र कहते हैं, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, चक्र भी सेम चीज़ होती है और समयावधि है 32 मिनट का। अब यहाँ पे आज का जो हमारा आज का टॉपिक है यानी प्रकरण है, उसका है नाम है एकाधिकार। ठीक है, एकाधिकार काफ़ी अच्छा टॉपिक है, आप इंटरेस्ट से पढ़ा भी सकते हैं, बच्चे इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे भी इस टॉपिक को। अगली हेडिंग आती है यहाँ पे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत आपका जो विषय होता है, जैसे हमारा आज का विषय है अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र विषय पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या क्या सिखा सकते हैं, क्या क्या सिखाना चाहते हैं, आपका क्या उद्देश्य है ये विषय पढ़ाने का, इसके बारे में कम से कम 3 से 4 पॉइंट और मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखना होता है। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट देखिए लिखा गया छात्रों में तार्किक एवं मानसिक शक्तियों का विकास करना। सेकंड पॉइंट है छात्रों में अर्थशास्त्र के प्रति रुचि उत्पन्न करना। थर्ड पॉइंट है छात्रों में दैनिक जीवन संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। फोर्थ पॉइंट है छात्रों में अर्थशास्त्र के प्रति प्रेम जागृत करना। और पांचवा पॉइंट है छात्रों में अर्थशास्त्र के सौंदर्यात्मक महत्व को विकसित करना। नेक्स्ट हेडिंग आती है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य का मतलब होता है आपका जो टॉपिक है, जैसे हमारा आज का टॉपिक है एकाधिकार, तो एकाधिकार टॉपिक पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या क्या सिखाना चाहते हैं, आपका क्या उद्देश्य है ये टॉपिक पढ़ाने का, उसके बारे में यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत कम से कम 2 से 3 पॉइंट और मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। पहला हेडिंग देखिए यहाँ पे है ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखा गया छात्र एकाधिकार का अर्थ बता सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र एकाधिकार की परिभाषा बता सकेंगे। सेकंड यहाँ पे हेडिंग है अवबोधात्मक उद्देश्य। पहला पॉइंट है छात्र एकाधिकार क्या है स्पष्ट कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र एकाधिकार की विशेषताओं को बता सकेंगे। तीसरी हेडिंग है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। इसमें पहला पॉइंट लिखा गया छात्र एकाधिकार के विषय में जानकारी का प्रयोग कर सकेंगे। और दूसरा पॉइंट है छात्र एकाधिकार को उदाहरण के द्वारा बता सकेंगे। अब अगली हेडिंग आती है यहाँ पे शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में देखिए लिखा गया एकाधिकार को चित्र के माध्यम से दर्शाता चार्ट। अगला हेडिंग है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में देखिए लिखा गया छात्र व्यापारी तथा विक्रेता के संबंध में सामान्य जानकारी रखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रश्न को यहाँ पे 3 कॉलम में डिवाइड करना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ये हेडिंग प्रस्तावना प्रश्न, छात्राध्यापिका क्रियाएं, और तीसरा कॉलम है छात्र क्रियाएं जो संभावित उत्तर होता है। इसमें कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। प्रश्नों के क्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी पहले प्रश्न का जो उत्तर है उससे दूसरा प्रश्न बनेगा, दूसरे प्रश्न का जो उत्तर है उससे तीसरा प्रश्न बनेगा, इस तरीके से क्रमबद्धता होनी चाहिए। पहला प्रश्न है लाभ कमाने के उद्देश्य से किए गए कार्य को क्या कहते हैं, तो बच्चे बोलेंगे उसको व्यापार कहते हैं। दूसरा प्रश्न फिर व्यापार से बनेगा, व्यापार कौन करता है, बच्चे बोलेंगे व्यापारी करता है व्यापार। तीसरा प्रश्न व्यापारी अधिक से अधिक लाभ कैसे कमा सकता है, बच्चे बोलेंगे जब वह पूरे बाजार में किसी वस्तु का अकेला विक्रेता हो। चौथा प्रश्न है जब पूरे बाजार में किसी वस्तु का केवल एक विक्रेता हो तो उसे क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं एकाधिकार। और पांचवा प्रश्न यहाँ पे आ जाएगा, आपका प्रकरण तो निकल गया चौथे प्रश्न में, पांचवा प्रश्न आपको समस्यात्मक पूछना होता है। तो यहाँ पे देखिए पांचवा प्रश्न है एकाधिकार से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पे बच्चे मौन हो जाएंगे, ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा पांचवा। जैसे ही समस्यात्मक प्रश्नों का अपना उद्देश्य कथन आपको बोलना होता है क्लास में, इस तरीके से फाइल में लिखना होता है। यहाँ पे देखिए लिखा गया विद्यार्थियों आज हम एकाधिकार के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब बच्चों को पता चल गया कि आप उनको एकाधिकार के बारे में पढ़ाने वाले हैं, अब वो स्टार्ट कर सकते हैं। उसको स्टार्ट करने को हेडिंग यहाँ पे कहा जाता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण हेडिंग डाली 4 कॉलम में इसको डिवाइड किया गया, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं और श्यामपट कार्य। पहला शिक्षण बिंदु है एकाधिकार का अर्थ। प्रश्न पहले पूछेंगे यहाँ पे एकाधिकार से आप क्या समझते हैं, बच्चे नहीं बता पाएंगे, इसके बारे में स्पष्टीकरण आप देंगे। एकाधिकार शब्द अंग्रेजी भाषा के मोनोपोली शब्द की
मोनोपोली शब्द का हिंदी रूपांतर है। मोनोपोली शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, मोनो प्लस पोली, जहाँ मोनो का अर्थ है अकेला और पोली का अर्थ है विक्रेता, अकेला विक्रेता। छात्र यहाँ पे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और यहाँ पे एकाधिकार के बारे में यहाँ पे जो आपने स्पष्टीकरण दिया उसी से रिलेटेड यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य में लिख दीजिए। ब्लैक चार्ट पेपर ले लीजिएगा, उसके ऊपर व्हाइट स्पार्कल पेन से आप लिख सकते हैं। एकाधिकार से आशय बाजार की उस अवस्था से है जिसमें कि यहाँ पे देखेंगे आगे इसके बारे में बताया गया कि व्यापारी के में बाजार में किसी वस्तु का अकेला विक्रेता हो। इसके बाद यहाँ पे मोनोपोली के बारे में जो बताया गया उसके आगे देखते हैं। यहाँ पे इस प्रकार मोनोपोली शब्द का शाब्दिक अर्थ हुआ अकेला विक्रेता या एकाधिकारी। इस प्रकार एकाधिकार का तात्पर्य बाजार की उस अवस्था से है जिसमें केवल एक विक्रेता होता है, वही वस्तु का मूल्य निर्धारित करता है। जब एक ही विक्रेता होगा, बेचने वाला होगा, तो वही मूल्य जितना बताएगा आपको लेना पड़ेगा अगर उस वस्तु की आवश्यकता है आपको। तो एकाधिकार में नई फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध होता है। एकाधिकार कीमत निर्धारक होता है। एकाधिकारी कीमत निर्धारक इसलिए होता है क्योंकि वह ऐसी वस्तु का उत्पादन करता है जिसका कोई यहाँ पे स्थानापन्न नहीं होता, यानी उसका कोई कंपटीटर नहीं होता है, इसलिए उस वस्तु की मांग अधिक होती है। इस प्रकार यह कहा जाता है कि एकाधिकार बाजार की उस स्थिति को स्पष्ट करता है जिसमें किसी वस्तु विशेष की पूर्ति पर किसी एक उत्पादक या विक्रेता का या फर्म का नियंत्रण होता है। एकाधिकार के अंतर्गत उत्पादित वस्तु के लिए कोई स्थानापन्न वस्तु नहीं होनी चाहिए। एकाधिकारी कोई निर्माता या मालिक या एकल साझेदारी या एक संयुक्त स्टॉक कंपनी के रूप में हो सकता है। दूसरे शब्दों में एकाधिकार के तहत फर्म और उद्योग के बीच कोई अंतर नहीं होता है, अर्थात एकाधिकार में उपयोग ही फर्म है और फर्म ही उपयोग है। एकाधिकारी का वस्तु की आपूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण होता है। उत्पाद की आपूर्ति पर नियंत्रण रखने के बाद उसके पास मूल्य निर्धारित करने के लिए बाजार की शक्ति होती है। इस प्रकार एकाधिकारी एक विक्रेता के रूप में एक बिना यहाँ पे तथ्य का राजा होता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्र में जब कोई व्यक्ति या संस्था किसी उत्पाद या सेवा पर इतना नियंत्रण कर ले कि वह उसे विक्रय से संबंधित शर्तों एवं मूल्यों को अपने इच्छानुसार लागू कर सके, तो इस स्थिति को ही एकाधिकार कहते हैं। प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार यहाँ पे एकाधिकारी बाजार में केवल एक ही उत्पादक होता है, वही वस्तु की कीमत तथा पूर्ति का पर प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण रखता है। आगे देखिए बोध प्रश्न इससे रिलेटेड। बोध प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है एकाधिकारी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। बच्चे बोलेंगे एकाधिकारी को इंग्लिश में मोनोपोली कहते हैं। दूसरा प्रश्न है एकाधिकारी किसे कहते हैं। इसका अभी बच्चों को आपने बताया, उसके बारे में बच्चे बता देंगे। एकाधिकार से आशय बाजार की उस अवस्था से है जिसमें किसी बाजार में किसी वस्तु का अकेला विक्रेता हो। तीसरा है एकाधिकार की विशेषताएं। बच्चे यहाँ पे एकाधिकार की विशेषता नहीं बता पाएंगे, मौन हो जाएंगे। जैसे मौन होंगे अपना दूसरा शिक्षण बिंदु स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एकाधिकार की विशेषताएं प्रस्तुति यहाँ पे स्पष्टीकरण है। एकाधिकार की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, एक विक्रेता और अधिक विक्रेता। दूसरा, एकाधिकारी स्वयं कीमत निर्धारक। तीसरा, यहाँ पे नई फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध। चौथा, एक अधिकतम लाभ अर्जन की प्रकृति। अगला है निकट स्थानापन्नों का अभाव। और लास्ट में यहाँ पे पॉइंट अगला विशेषता का एक वस्तु का उत्पादन। यही सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए श्यामपट्ट पे भी लिखी गई। छात्र वाले कॉलम में देखिए लिखा गया, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और श्यामपट्ट पे भी यही जितने पॉइंट यहाँ पे बताएंगे 6, वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई, उसको देख के आप लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब बहुत प्रश्न है एकाधिकारी की कोई दो विशेषताएं बताइए। बच्चे बताएंगे एक विक्रेता और अधिक विक्रेता। दूसरा विशेषता एकाधिकारी स्वयं कीमत निर्धारक होता है। तो अगला प्रश्न है एक विक्रेता और अधिक विक्रेता को समझाइए। एक एकाधिकारी बाजार में वस्तु का एकमात्र उत्पादक और या विक्रेता होता है, जबकि क्रेताओं की संख्या अधिक होती है। क्रेताओं की संख्या अधिक होने के कारण क्रेता इस स्थिति में नहीं होते कि वह बाजार कीमत को प्रभावित कर सकें। अब अगला यहाँ पे एकाधिकार में संतुलन, यहाँ पे संतुलन लिख दीजिएगा। संतुलन है यहाँ पे, ठीक है, कट गया थोड़ा सा पीडीएफ बनाते समय। संतुलन है पहला प्रश्न इससे रिलेटेड। एकाधिकार में फर्म का संतुलन कितने प्रकार से होता है। नहीं बता पाएंगे बच्चे, मौन हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए मौन है। अब स्पष्टीकरण देंगे। यहाँ पे एकाधिकार में फर्म को दो प्रकार का संतुलन प्राप्त होता है, निम्नलिखित है। जो यहाँ पे पहला है आकलन में फर्म का संतुलन, अल्पकाल में फर्म का संतुलन। दूसरा है दीर्घकाल में फर्म का संतुलन। छात्र उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उसके बाद इसी चीज़ को यहाँ पे एकाधिकार के जो यहाँ पे संतुलन के प्रकार थे वो लिख दिया गया है। अल्पकाल में फर्म का संतुलन और दीर्घकाल में फर्म का संतुलन। अब यहाँ पे अल्पकाल में फर्म का संतुलन के बारे में बताएंगे। पहला, असामान्य लाभ। अल्पकाल में एकाधिकार को सामान्य से अधिक लाभ हो सकता है। संक्षेप में कहें तो AC तथा AR रेखाओं के बीच की दूरी लाभ की मात्रा को बताती है। दूसरा यहाँ पे सामान्य या शून्य लाभ। यहाँ पे देखेंगे एकाधिकार को अल्पकाल में हमेशा अतिरिक्त लाभ नहीं हो सकता है। कभी कभी उसकी वस्तुओं की मांग कम होने पर वस्तु की कीमत यानी AR
औसत आय यानी कि एसी औसत लागत के बराबर हो सकती है। ऐसी दशा में उसे सामान्य लाभ, जिसे हम शून्य लाभ कह सकते हैं, प्राप्त होता है। ठीक। तीसरा यहाँ पे हानि है। अल्पकाल में एकाधिकारी फर्म को हानि भी हो सकती है। हानि का मुख्य कारण मांग का घटना है। एकाधिकारी अपनी वस्तु को बेचने के लिए वस्तु की कीमत घटाता है और कीमत घटते घटते औसत लागत से भी कम हो जाती है। इस स्थिति में एकाधिकारी को हानि हो सकती है। अगला है यहाँ पे पॉइंट बी वाला, दीर्घकाल में फर्म का संतुलन। दीर्घकाल उत्पादन की वह अवधि है जिसमें एकाधिकारी फर्म मांग दशाओं के अनुसार पूर्ति को पूर्णतः समायोजित कर सकती है। दीर्घकाल में एकाधिकारी फर्म बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकती है। बड़े पैमानों पर उत्पादन करने के कारण फर्म को असामान्य लाभ हो सकता है, प्राप्त होता है। बहुत प्रश्न आता है। बहुत प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है, एकाधिकारी में फर्म का संतुलन कितने प्रकार से होता है? आंसर है, एकाधिकारी में फर्म का संतुलन संतुलन दो प्रकार से होता है। पहला अल्पकाल में फर्म का संतुलन, दूसरा दीर्घकाल में फर्म का संतुलन। अगला प्रश्न है, दीर्घकाल में फर्म को क्या प्राप्त होता है? बच्चे बोलेंगे दीर्घकाल में फर्म को असामान्य लाभ प्राप्त होता है। अब लास्ट में यहाँ पे आता है सैंपट सारांश, जो आपने अभी बताया उसी सारी चीज़ों को सैंपट सारांश लिख दीजिए। पहला, एकाधिकार से आशय बाजार की उस स्थिति से है जिसमें बाजार में किसी वस्तु का अकेला विक्रेता हो। दूसरा है एकाधिकार की विशेषताएं। पहला पॉइंट, जो 6 पॉइंट थे वही लिख दीजिए। एक विक्रेता, अधिक क्रेता, एकाधिकार, स्वयं कीमत निर्धारक, नई फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध, अधिक लाभ अर्जन की प्रकृति, निकट स्थानापन्नों का अभाव, एक वस्तु का उत्पादन। तीसरा है यहाँ पॉइंट, एकाधिकार में फर्म का संतुलन दो प्रकार से होता है। अल्पकाल में फर्म का संतुलन, दूसरा दीर्घकाल में फर्म का संतुलन। अब कक्ष निरीक्षण कार्य है, यहाँ पे देखिए लिखा गया, छात्र अध्यापक कक्षा कार्य करते हुए छात्रों का निरीक्षण करेंगे तथा उनकी व्यक्तिगत एवं सामूहिक कठिनाइयों का निवारण करेंगे। मूल्यांकन प्रश्न है। पहला प्रश्न है यहाँ पे देखिए, एकाधिकार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? दूसरा प्रश्न है, एकाधिकार किसे कहते हैं? तीसरा प्रश्न है, एकाधिकार की कोई दो विशेषताएं बताइए। चौथा प्रश्न है, एक विक्रेता और अधिक क्रेता से को समझाइए। पांचवा है, एकाधिकार में फर्म का संतुलन कितने प्रकार से होता है? और छठवां प्रश्न है, दीर्घकाल में फर्म को क्या प्राप्त होता है? लास्ट में आता है गृह कार्य यानी होमवर्क। इसमें 2 प्रश्न दिया गया। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है, एकाधिकार से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए। और दूसरा प्रश्न है, एकाधिकार में फर्म के संतुलन को स्पष्ट यहाँ पे संक्षिप्त में समझाइए। तो दोस्तों ये था आज का लेसन प्लान। अगर इस लेसन प्लान की पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाकर बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर इस वीडियो से आप लोगों को लाभ मिला, हेल्प मिली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और ऐसी वीडियोस देखने के किसी भी विषय का, किसी भी क्लास का लेसन प्लान की वीडियो देखनी है या फिर सूक्ष्म शिक्षा पाठ्य योजना की वीडियो देखनी है तो आप रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे एक बेल आइकन आएगा, उसको दबा के आप नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।